हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। आपको लग रहा होगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स हमको एक्चुअल में पहले पढ़ना चाहिए और बाद में पढ़ते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स। पर जब आप वीडियो सीक्वेंसिंग देखोगे तो पहले हमने फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ा है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है। सबसे पहले बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखो, फार्माकोकाइनेटिक्स में एक्चुअल वर्ड जो है वो काइनेटिक्स, जो फार्मा शब्द है जो एक्चुअल में है ये काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स शब्द जो है वो बोलता है कि व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। मतलब कि ये है कि एक सिंपल सी कहानी समझ के चलो कि एक बेचारा छोटा सा नन्हा सा ड्रग मॉलिक्यूल था, वो ऐसे ही रखा हुआ था। हम क्या हुए, ह्यूमन हुआ बीमार। ठीक है। उसने क्या किया, उसने ड्रग को लिया, अच्छी खासी ड्रग रखी हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक। तो ड्रग को लेके उसने फिर ड्रग को इंटेक किया। मतलब कि सबसे पहले ड्रग को छेड़ाखानी किसने की, सबसे पहले ड्रग को किसने छेड़ा, वो था बॉडी। मतलब कि जब बॉडी, ये जो बॉडी आप देख रहे हैं, इस बॉडी ने ड्रग के साथ में पहले कुछ किया, जिसके बाद में जिसका रेस्पॉन्स जो होता है वो ड्रग देता है बॉडी पे। तो मतलब कि पहले हम देखते हैं फार्माको काइनेटिक्स। मतलब कि जो काइनेटिक्स वर्ड है ना, पहले इंसान बीमार पड़ा, फिर उसने ड्रग लिया, तो ये जो है ना, और ड्रग लेने के बाद में ड्रग बॉडी में गया और फिर बॉडी ने उसके ऊपर कुछ एक्शन शो किया जिसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो पहले बॉडी ने एक्शन शो किया जिसके अगेंस्ट में जो है वो ड्रग फिर एक्शन शो करती है जिसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो पहले कायदे से हमको फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ना चाहिए, फिर फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। तो एक हम ओवरव्यू देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। सबसे पहले जो स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी, जो फार्माकोलॉजी होती है जनरली, उसकी स्टडी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। पहले हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, फिर पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब अगर हम बात करें स्टडी ऑफ ड्रग जो होती है, अगर आपने ऐसा बोलते हैं हम कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, अगर ये दोनों आपने पढ़ लिए तो जो स्टडी होती है ड्रग की वो कंप्लीट मानी जाती है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग का पार्ट आपने पढ़ लिया है। ठीक। फार्माकोडायनेमिक्स हम देख चुके हैं, उसके अंदर क्या पढ़ा है हमने। ठीक। और फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर जनरली हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन और डिस्पोजिशन। अब बात करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो जनरली यूजुअली फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते से ही आपके दिमाग में चार शब्द आते हैं। पहला आता है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। ठीक। ये चार चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। जब भी हम बात करते हैं किसकी, फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो हमारे दिमाग में चार चीज़ें आती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन और डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब होता है शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर ड्रग है, ड्रग को एब्जॉर्ब किया। ठीक। ड्रग के अंदर बॉडी गई, बॉडी को सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब अब ड्रग क्या हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद में ड्रग शरीर के अंदर पहुंच गया है। अब उस ड्रग को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब बाहर निकालना, जिसके अंदर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। और जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है ना, इनको हम साथ में बोलते हैं ड्रग एलिमिनेशन। मतलब कि उनको मेटाबोलाइज करना, फिर ड्रग को बाहर एक्सक्रीट कर देना, इज कॉल्ड ड्रग एलिमिनेशन। अब हम बात करते हैं कि जो रिवर्सिबल मूवमेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अदर कंपार्टमेंट, इन विच वन कंपार्टमेंट इज ब्लड वाइल द अदर इज टिश्यू, सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पोर्शन रखा था, वो एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे ब्लड है, वहाँ पे ब्लड है। एक कंपार्टमेंट है ब्लड और दूसरा कंपार्टमेंट है या तो वो सेल होगा या टिश्यू होगी या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होगी। तो एक पोर्शन से शरीर के दूसरे पोर्शन तक पहुंचना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, जैसे हम बात करें, सबसे पहले एक हम टॉपिक, एक छोटा सा टर्म है जिसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन से आपको क्या समझ में आता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको डिसइंटीग्रेशन से क्या समझ में आता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द ड्रग, राइट। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर बताना आपकी डिसइंटीग्रेशन क्या होता है।
हमने लिया पैरासीटामोल 500 mg की ड्रग ली, ठीक है, पैरासीटामोल 500 टैबलेट हमने ली, ये टैबलेट शरीर में गई, तो आप बोल रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ड्रग, तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में जाके ये जो पैरासीटामोल 500 mg आपने जो लिया है, इसके अंदर का जो पैरासीटामोल है ये शरीर में जब जाके टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो उसको बोलेंगे, मतलब ये शरीर में जाके टूटना चाहिए, जिसका मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ किसका टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग, राइट। अगर आप बोल रहे हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग, इसका मतलब पैरासीटामोल 500 mg की टैबलेट के अंदर जो पैरासीटामोल प्रेजेंट है उसका टूटना कहलाएगा डिसइंटीग्रेशन, या फिर जो हमने पैरासीटामोल 500 mg की जो टैबलेट ली है उस टैबलेट का टूटना वो कहलाएगा डिसइंटीग्रेशन। सो ऑब्वियस सी बात है कि टैबलेट का टूटना जो होगा वो कहलाएगा डिसइंटीग्रेशन। इट मीन्स कि डिसइंटीग्रेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ डोजेस फॉर्म, नॉट द ड्रग। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया, पैरासीटामोल है ड्रग, पैरासीटामोल और डोजेस फॉर्म है उसकी टैबलेट, तो पैरासीटामोल का टूटना नहीं, पैरासीटामोल की टैबलेट का टूटना इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन, ठीक। अब बात करते हैं कि एक्चुअल एलिमिनेशन जो होता है ना किसी भी ड्रग का, एक्चुअल एलिमिनेशन जो किसी भी ड्रग का होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, आपके जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ से एलिमिनेशन, एक्चुअल एलिमिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर एक्सक्रीशन बाद में हो जाएगा। अब जैसे हम बात करें कि एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, मान लीजिए आपने कोई ड्रग लिया, ड्रग आपके शरीर से होते हुए स्टोमक तक गया, ठीक है, ये स्टोमक तक गया आपका, ये स्टोमक, फिर ये सी शेप आपका ड्यूडेनम आया, ठीक है, फिर ड्यूडेनम के बाद में ये इंटेस्टाइन जो कुछ भी है वो, ठीक है, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सपोज करके चलिए। स्टोमक में अगर गई ब्लड, स्टोमक से जाने के बाद में क्या हुआ, वो ड्रग यहाँ से टूट, मतलब एंड अगर आपको ब्लड यहाँ पे तोड़ना है, यहाँ पे अगर दवाई को तोड़ना है तो यहाँ पे टूटेगी, अदरवाइज यहाँ से इसके अंदर जो प्रेजेंट HCl है, इस HCl से प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग होती हैं उनको हम एंटेरोकोट कर देते हैं, मतलब कि ऐसी ड्रग जिनको HCl के ब्रेकडाउन से बचाना हो उनको बोलते हैं हम एंटेरोकोटिंग टैबलेट्स। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए एंटेरोकोटिंग टैबलेट्स है वो ये HCl से होती हुई ड्यूडेनम में गई, ड्यूडेनम में जाने के बाद जब वो ब्रेकडाउन हुआ, मतलब आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो आप यहाँ पे हुआ, तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ से होती हुई जब वो ड्रग जा रही है तो ये यहाँ से एब्जॉर्व होके जो विलाइज, माइक्रोविलाइज जो होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ से एब्जॉर्व होके आपकी ब्लड वेसल में चली गई। तो ये प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, कि आपके ब्लड में जाके वो एब्जॉर्व हुई, आपकी जो विलाइज हैं, मतलब कि विलाइज हैं वो जाके एब्जॉर्व हुई। अब जैसे कि इंटेस्टाइन है, एक बेसिक सा क्वेश्चन कि इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई और विलाई क्यों प्रेजेंट है, एब्जॉर्प्शन के लिए या ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक। तो जो आपके विलाइज हैं या माइक्रोविलाइज जो होती हैं आपके, ठीक है, वो जो लैक्टिल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, बेसिकली उनको ऐसा आड़ा टेढ़ा ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाए, ताकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज करे, ठीक। तो ये होती है एब्जॉर्प्शन। जब ये ब्लड के अंदर पहुंची, तो ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद ये जब पूरे ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए आपके ब्रेन के अंदर गई, ठीक है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, आपके अदर पोर्शंस जो हैं आपके शरीर के, जैसे है ये हेड है आपका, है ना, उसके बाद में आपकी लिम्स के अंदर आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड जाना, तो ये जितनी भी प्रोसेस है ना इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कि बात करें कि मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में आपको जल्दी से बता दूं कि मैं क्या होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म जो होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो ड्रग जो होती है एक फॉर्म से अगर दूसरे फॉर्म में चेंज होती है बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज़ करके, उसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि जो आपके रैशनल सिलेक्शन जो होते हैं, ठीक है, वो सब छोड़िए, ऐसी ड्रग जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन शो नहीं करती है वो ड्रग आपके जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ठीक है, वो जिस फॉर्म में होती है शरीर के अंदर जाती है उसी फॉर्म से बाहर निकलती है, तो वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब वैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कई स्टेप्स में, आपके वेरियस स्टेप्स में हो सकती है, जैसे कि टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक बन जाए मेटाबॉलिज्म के बाद में, या फिर नॉन टॉक्सिक से टॉक्सिक बन जाए, एक्टिव से इनएक्टिव या इनएक्टिव से एक्टिव बन जाए। और जो इनएक्टिव ड्रग मेटाबॉलिज्म शो करने के बाद में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है उन ड्रग को बोलते हैं प्रो ड्रग, ठीक है। एनाबॉलिज्म जो होता है स्मॉल पार्टिकल से लार्ज पार्टिकल का बनना होता है, कैटाबॉलिज्म लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल का बनना होता है। आई होप ये तो आपको पता होगा, छोटा छोटा,
जो बेसिक्स है, इनसॉल्युबल और जो लेस सॉल्युबल होती है उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म? टू enhance the solubility or to increase the solubility of a drug or to convert a lipophilic drug to the hydrophilic drug. अब जैसे कि टू रिमूव द ड्रग और फॉर एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग, अ ड्रग मस्ट बी हाइड्रोफिलिक। सबसे पहली बात हाइड्रोफिलिक होना चाहिए ताकि वो रीनल क्लियरेंस जिसको बोलते हैं, ठीक। फॉर दिस मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। इसके लिए मेटाबॉलिज्म जो होती है वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देता है। जो सॉल्युबिलिटी ड्रग होती है वो दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहला या तो फेज 1 रिएक्शन या फेज 2 रिएक्शन, ठीक है। आपके जो फेज 1 रिएक्शन है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ड्रग है, ड्रग स्टेप 1 या फेज 1 के अंदर ड्रग जो होती है वो आपके थोड़ी सी, इस ड्रग के अंदर क्या होता है ना, फेज 1 के अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपकी जो ड्रग है इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैंने मैटकेम, जो केमिस्ट्री है मैटकेम का जो टॉपिक है उसके अंदर बहुत डिटेल में मैंने दिया हुआ। अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। ओके, सो ड्रग है, ड्रग के अंदर स्टेप 1 है जिसके अंदर क्या होगी कि जो हाइड्रोफिलिक जो आपके ग्रुप्स होते हैं, पोलर ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि OH, COOH, NH2, ये सब जो होते हैं वो इन ड्रग से आके जुड़ जाते हैं। इस ड्रग का जो आप बोलेंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता है, बस क्या करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है बाय अटैचिंग दी हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। ओके, अगर अभी भी ये ड्रग इतनी मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि जहां से हमको इसको एक्सक्रीट करवाना है, जैसे अगर मान लीजिए एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच गई जहां से एक्सक्रीट हो सकती है तो फेज 2 रिएक्शन में नहीं जाएगी। लेकिन जब ये गई फेज 1 के बाद में, जब वो ड्रग आपके रीनल क्लियरेंस के लिए गई तो रीनल क्लियरेंस में फिर से रीनल ट्यूब्यूल्स ने बोल दिया कि आप भी सुटेबल नहीं है, आपकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, आप पास नहीं हो सकते हैं। तो फिर से वो गया फेज 2 रिएक्शन शो करने के लिए। अब जब वो फेज 2 रिएक्शन शो करेगा उसके बाद में उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, उस लेवल तक इन्हांस होती रहेगी जिस लेवल तक वो रिमूव होने के लिए रेडी ना हो जाए। ओके, अब जैसे कि अगर हम बात करें फेज 1 रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन जो होती है, फेज 1 रिएक्शन को हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। पोलर फंक्शनल ग्रुप जैसे कि और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जो होते हैं जैसे कि OH, NH2, COOH ग्रुप, ये सब जो होते हैं ये आके ऐड हो जाते हैं। इस रिएक्शन को हम नॉन सिंथेटिक और एसिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी नए ड्रग की या जो ड्रग है उसके सिंथेसिस नहीं हो रही है, ऑलरेडी प्रेजेंट ड्रग है उसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं बस फंक्शनल ग्रुप्स में, ठीक है। दैट इज नो सिंथेसिस ऑफ ड्रग इज इन्वॉल्व, सो द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग डज नॉट चेंज एक्सेप्ट एडिशन ऑफ पोलर फंक्शनल ग्रुप। सिंपल सी बात यह है कि जब ड्रग के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया है, जब उसका हमने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, सिवाय किसके, जो आपके पोलर फंक्शनल ग्रुप हैं उनके एडिशन के अलावा तो कोई सिंथेसिस हुई नहीं। सो जब सिंथेसिस नहीं हुई है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन सिंथेटिक और एसिंथेटिक रिएक्शंस। मेन मोटिव जो होता है फेज 1 रिएक्शन का, देखो ये तो हटा दो, ये तो छोड़ो, जो मेन देखो ये जो है ना कि फेज 1 रिएक्शन जो होती है, फेज 1 रिएक्शन विल नॉट बी एबल टू कॉज डिटॉक्सिफिकेशन, सो इट इज कॉल्ड नॉन टॉक्सिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। नॉन टॉक्सिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब बात करें कि जैसे कि इसको नॉन टॉक्सिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फेज 1 जो होता है इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही होती है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है ना वो साइटोक्रोम P450 पाथवे में होती है, और ये साइटोक्रोम P450 पाथवे वाला जो क्वेश्चन है ना रिडॉक्स रिएक्शन का, ये GPAT 2008 का क्वेश्चन है। ओके, अब बात करते हैं फेज सेकेंड रिएक्शन की। सो फेज सेकेंड रिएक्शन को सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों सिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर आपके सिंथेसिस होती है। कंजुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और जो कंजुगेशन रिएक्शन है ये आपके जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉन एज कंजुगेशन रिएक्शन, फेज 1, फेज 2, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज फेज 2 रिएक्शन। व्हाइल फेज 1 रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज functionalization reaction, non-synthetic or asynthetic reactions, non-toxification reactions, redox reactions, involving redox reaction, sorry not redox reaction. Phase 1 involves the redox reaction, okay. Cytochrome P450 pathway reactions you can call it. So the reactions जो phase second की जो main reactions होती हैं वो होती हैं glucuronic conjugation, amination reactions, sulfonide reactions etc, ठीक है। So अब इसके बाद बात करें कि एक्सक्रीशन मेथड क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि कंप्लीट रिमूवल जो होता है ड्रग का बॉडी से,
द कंप्लीट रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी टू द एटमॉस्फेयर, बाहर एटमॉस्फेयर में जाना, उसको बोलते हैं कंप्लीट रिमूवल, बॉडी से पूरा का पूरा रिमूव कर दो, उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। जो एक्सक्रीशन होता है ये क्लियरेंस जो होती है उसके मेथड पे नापा जाता है, उसके मेथड पे हम इसको मेजर करते हैं। जो टोटल ड्रग क्लियरेंस होता है इज द सबमिशन ऑफ ऑल द स्मॉल स्मॉल ड्रग क्लियरेंस, कि पूरा ड्रग कितना निकला, ये सब हम छोटे छोटे जो क्लियरेंस होते हैं उनके बेसिस पर मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो वेरियस रूट्स होते हैं एक्सक्रीशन के वो अलग होते हैं। जैसे कि जो मेन रूट होता है वो होता है रीनल रूट, उसके बाद में स्वेट ग्लैंड से भी आपकी कुछ जाते हैं, फीसिस जो होती है उससे अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उससे भी कुछ ड्रग्स जाती है, लंग्स से जो होती है उनसे ड्रग्स जाती है, सलाइवा से ड्रग सिक्रीशन होता है, और लेक्राइमल ग्लैंड या फिर जो टीयर होती है उनसे कुछ ड्रग आपके बाहर निकल जाती है। सो अब बात करें क्लियरेंस। क्लियरेंस जो होता है इसको CL से भी हम डिनोट करते हैं। तो रिमूवल ऑफ ड्रग एट द पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन फ्रॉम इट्स टोटल कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एज क्लियरेंस। एक्सक्रीशन इज एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ क्लियरेंस। एक्सक्रीशन इज explained in the terms of clearance. So CLT मतलब कि total clearance is the submission of all the small clearance. So this is all about the फार्माकोडायनेमिक्स। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो ये है इस पर भी हमको सपोर्ट करें, और इसके साथ में आप जो बेल आइकन देखते हैं ना उस बेल आइकन को भी प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि आपके पास में नया नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम आता रहे, और आपको इसी तरह का नया अच्छा, सॉरी नॉट नया बट जो मॉडिफाइड है वो और अच्छा जीपैड पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको प्रॉपर पूरा कंसेप्ट पेश करते रहेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। और हाँ, जाने से पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ साथ आप कोई सजेशन अगर आपका हो तो प्लीज़ हमें सजेशन देना ना भूलें। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस, बाय बाय।